नमस्ते। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में यह जिक्र है कि भारत का अपना एक सांसद होगा। भारत का अपना एक सांसद होगा और इसके दो सदन होंगे। इसके कितने सदन होंगे? दो। और इसके तीन भाग होंगे। कितने भाग होंगे? तीन। देखिए, सदन कितने होंगे? दो। और भाग कितने होंगे? तीन। कौन कौन सा? तो संसद के दो सदन होंगे। एक का नाम होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा। सदन कितने? दो, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इसके भाग कितने? तीन। इसके भाग कितने? तीन। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के बिना हमारा संसद इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है। जब तक राष्ट्रपति नहीं होंगे संसद नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे सवाल ये आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि संसद में सदन कितने होते हैं? तो दो। और संसद के भाग कितने होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। अब देखिए, संसद का आर्टिकल कितना है, यानी कि आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है। ठीक है। आर्टिकल बोलो या अनुच्छेद बोलो, दोनों एक ही है। अनुच्छेद, लोकसभा का अनुच्छेद है वो 81 है और राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है? 80 है। यानी कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है। ये तो हो गया है। अब देखिए अन्य नाम, लोकसभा को लॉयर हाउस, लॉयर हाउस, लॉयर हाउस भी बोला जाता है। या तो आप इसे लॉयर हाउस बोलिए या आप इसे निम्न सदन बोलिए, ये दोनों इसी का नाम है। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस। या इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को लॉयर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। ठीक है। अभी तक क्या सीखे? संसद के कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन कितने होते हैं? दो। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है। अब देखिए, अधिकतम सीटें लोकसभा में, अधिकतम सीट कितने होते हैं? 550। कितने होते हैं? 550। यानी कि संविधान में ये बोला गया है क्या कि 550 से ज्यादा लोग लोकसभा में नहीं बैठ सकते। और राज्यसभा में कितने होते हैं? तो 250। यानी कि संविधान में ये कहा गया है कि राज्यसभा में 250 से ज्यादा लोग इस पे नहीं आ सकते। तो अधिकतम कितने होते हैं राज्यसभा के सीट? 250। और लोकसभा के लिए अधिकतम सीट कितने होते हैं? 550। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि 550 होगा, 250 होगा। बट प्रेजेंट में अभी जो वर्तमान में हमारी सरकार चल रही है, इसमें कितने सीट है? इसमें वर्तमान में कितने सीट है? 543। 543, 543, 543 याद रखिएगा। लोकसभा में वर्तमान में कितने सीट है? 543। अब जरा इसको आप यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा बात है। 543 2020 से पहले, 2020 से पहले जो लोकसभा में सीटें थी वर्तमान में वो 545 हुआ करती थी। क्यों? इसमें दो सीट ऐड था। दो सीट क्या था? दो सीट क्या था? ऐड था। तो हो कितना गया? 545। अब दो सीट इसको हटा के कर दिया गया 543। अब ये कैसे हुआ? ये जो सीट हटा कैसे? तो ऐसा नहीं है कि आए सीट को अपना मन से हटा दिए, संविधान को बदल दिया, आए अपना मन से कुछ उसमें ऐड कर दिए, ऐसा नहीं होता। इसका संशोधन होता है। इसका क्या होता है? संशोधन। तो कौन सा संशोधन था? 104वां संविधान, संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020। 104वां संविधान संशोधन 2020। यानी कि 2020 से पहले वर्तमान में कितनी सीट हुआ करते थे? 545। लेकिन जब 2020 आया तो सरकार ने 104वां संविधान संशोधन किया, यानी कि संविधान में कुछ संशोधन करके ये बोला गया वो जो दो सीट है इसको हटा दिया जाए। ये सीट था किसके लिए? ये सीट था एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए था? किसके लिए था? एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन। यानी कि वर्ष 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें जो दो सीट आरक्षित थे, रिजर्व था एंग्लो इंडियन के लिए, उस सीट को हटा दिया गया। ठीक है। ये वीवीआई टॉपिक है। इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये पूछा जाएगा 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 2020 में। दूसरा टाइप से घुमा क्या पूछा कि वर्ष 2020 में संविधान में कितनावा
कितना हुआ संशोधन किया गया था 104। आप इसे याद रखिएगा 2020 और 104। ये तो हो गया लोकसभा का सीट। लोकसभा का वर्तमान सीट कितने हैं 543। अब आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा की वर्तमान सीट कितने हैं 245। कितने हैं 245। इसमें भी थोड़ा लफड़ा है क्या यानी 233 प्लस 12 टोटल कितना हो गया 245। अब ये कैसे है 233 राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में कितने हैं 245, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। और ये जो 12 लोग हैं जो 12 सदस्य हैं इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसे राष्ट्रपति क्या करते हैं मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति जी का अपना मन वो किसी भी क्षेत्र से किसी भी अच्छे लोग को जैसे फिल्म से संगीत का या कोई प्लेयर या कोई भी ऐसा इंसान जो अपने क्षेत्र में ख्याति बहुत हो जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो उसका वो क्या करेंगे निर्वाचित कर सकते अपना मन से। और जिसको वो निर्वाचित कर दिया कोई उसको रोक टोक नहीं सकता है। राष्ट्रपति का अपना मन होता है वो किसी को भी निर्वाचित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कितने लोग को निर्वाचित कर सकते 12 लोग। और 12 लोग को निर्वाचित कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए 245। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट है 543 और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीट है तो 245। ठीक आया समझ में 245। यहाँ तक आप फिर समझो संसद के भाग कितने होते हैं 3 भाग कितने होते हैं 3 कौन कौन सा लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन कितने होते हैं सिर्फ 2 एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक अब आते हैं न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज कम से कम क्या एज होगा जो लोकसभा के लिए वो लायक हो। तो कम से कम इसका एज होता है 25 वर्ष। कितने होते हैं 25 वर्ष यानी कि मिनिमम 25 वर्ष जिसका उम्र पूर्ण चुका होगा वो लोकसभा के सदस्य बनने के लायक होते हैं। और अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा का कितने होते हैं इससे 5 साल यानी कि 30 साल। कितने साल 30 साल यानी कि राज्यसभा के लिए जो योग्यता है वो होगा कम से कम 30 साल और लोकसभा के लिए जो योग्यता है वो होगा कम से कम 25 साल। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए 5 साल के लिए यानी कि हर 5वीं वर्ष पे लोकसभा का फिर से गठन किया जाएगा फिर से चुनाव किया जाएगा। हम लोग इसे क्या करते हैं वोटिंग के थ्रू। किसके थ्रू वोटिंग के थ्रू यानी कि लोकसभा चुनाव के थ्रू हम लोग अपने मेंबर्स को चुनते हैं। और चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो इसके लोग को यानी कि जो हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उस प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट का सदस्य फिर चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य इसे हम लोग क्या बोलते हैं एमपी। ठीक है ये तो हो गया कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए 5 साल के लिए। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए होते हैं 1 साल बढ़ा है। इसमें कितने साल होते हैं 6 साल के लिए। कितने साल के लिए 6 साल के लिए। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए। और एक और बात जो सबसे खास बात है लोकसभा और अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदन है। कैसा सदन है और अस्थायी यानी कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। क्या हो सकती है भंग। और ये अस्थायी सदन है अस्थायी सदन है। लोकसभा हमेशा कैसा सदन है अस्थायी। ये कभी भी भंग हो सकती है कभी ये बिखर सकती है। लेकिन जो राज्यसभा होते हैं वो अस्थायी सदस्य ये कभी भंग हो ही नहीं सकती है। तो सवाल इस तरह से आता है कि हमारे संसद में कौन सा सदन है जो भंग हो सकती है और या फिर जो अस्थायी है तो कौन सा होगा लोकसभा। ठीक है अभी तक क्या समझे संसद के भाग कितने होते हैं 3 लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के जो सदन होते हैं वो कितने होते हैं सिर्फ 2 एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए कानून बना। कानून क्या होता है सबसे पहले देखिए अब लॉ क्या होता है जिसको हम बोलते हैं ये लॉ है ये कानून है ये दिस है दैट है। कानून बनता है कैसे सबसे पहले क्या करेगा एक बिल आएगा। एक क्या आएगा बिल में जो भी चीज होता है वो लिखा होता है। लिख दिया बिल ले आया। बिल को क्या करना या तो वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो किसी भी सदन में बिल को क्या करेगा पेश कर सकता है। बिल क्या होगा पेश होगा। जब लोकसभा में बिल पेश होगा तो उसमें बहस होती है।
जो आप ऑनलाइन, इसमें सही बात क्या है, गलत बात क्या है, ये इसमें क्या होती है, बहस होती है। और बहस होने के बाद बहुमत के साथ, बहुमत मतलब 1/2 + 1, बहुमत का मतलब आप 1/2 + 1। जैसे मान लो कि कोई बिल आया, मान लो कोई बिल आया और उस टाइम लोकसभा में 300 लोग मौजूद हैं, 300 लोग क्या है, मौजूद है। तो 300 लोग के सामने बिल को पेश किया गया और 300 में 1/2 यानी 300 का आधा कितना आ जाएगा, 150 + 1 यानी कि 151। अगर 151 लोग इस पे सहमति हो गया, इस पे साइन कर दिया, तो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर ये एक हटा दी, सिर्फ 150 भी हुआ तो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि बहुमत से ज्यादा, कोई बिल तब पास होता है जब बहुमत से ज्यादा उसको उसको क्या मिलती है, जब बहुमत से ज्यादा उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पास हो। जब ये लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, अब ये सीधा कहाँ जाएगा, राज्यसभा, सीधा कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। लोकसभा से पास किया हुआ बिल अब जाएगा राज्यसभा, फिर राज्यसभा में क्या होगा, इस पे बहस होगी, राज्यसभा में भी बहस होगी, क्योंकि ये अपर हाउस है, लोअर हाउस के बाद अपर हाउस में जाएगा, इसमें बहस होगा, इसमें भी ढेर सारा बहस होगा, क्या सही है क्या गलत है नहीं है। इसमें भी अगर ये बिल बहुमत हासिल कर लिया, यानी कि राज्यसभा में अब ये पास हो गया, अब सीधा जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति जी के पास। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। क्या क्या, तो राष्ट्रपति जी के पास जो 3 ऑप्शन है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वीटो। उसे क्या बोलते हैं, वीटो, VIT। इसको बोलते क्या बोलते हैं, वीटो, वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास 3 पावर, 3 तरह के पावर होते हैं। पहला, या तो वो क्या करेंगे, उस बिल को रख लेंगे, यानी कि उस बिल को मंजूरी देंगे ही नहीं, यानी कि वो बिल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो जैसे ही वो बिल रिजेक्ट हुआ तो बात खत्म, ये बिल का कोई मायने नहीं होगा। ये पहला अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है, या तो राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को वो वापस कर सकते हैं, वापस, जैसे राज्यसभा, जैसे पहले लोकसभा गया, लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया। इसका अपोजिट होगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको लोग राज्यसभा में भेज देंगे। इसीलिए भेजेंगे कि राष्ट्रपति को ये लगेगा कि भाई बिल में कुछ गड़बड़ है, आप इसे फिर से चेक करो, फिर से चेक करो क्या सही है क्या गलत है। अगर सब कुछ सही है, बिल हम पास करेंगे। अगर दोबारा वापस आने के बाद वो बिल सब कुछ होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इसका पावर अब खत्म हो गया, इसको 100% साइन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो बिल में साइन हो गया, वो कानून बन जाएगा, वो कानून क्या होगा, बन जाएगा। ये तुम्हारा दूसरा पावर। तीसरा पावर क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा पावर है पॉकेट पावर। उसको बोलते हैं पॉकेट पावर, उसे क्या बोलते हैं, पॉकेट पावर। पॉकेट पावर क्या होता है, पॉकेट पावर क्या होता है, राष्ट्रपति को मान लो ना उसे वापस करना है, ना उसको ये बिल बनने देना है, क्योंकि अगर वो रिटर्न करते हैं, अगर वो रिटर्न करते हैं, तो फिर से अगर वो राष्ट्रपति के पास आएगा, फिर इसका पावर खत्म, इसको 100% साइन करना ही पड़ेगा, ये कानून बन ही जाएगा। या अगर ये वापस भी करना नहीं चाहते हैं, या फिर से रिवीजन भी नहीं करवाना चाहते, ये पॉकेट पावर का यूज करेंगे, बिल को क्या करें, मोड़ मार कर पॉकेट में रख लेंगे। जैसे हम लोग लेटर रखते हैं, लेटर चिट्ठी लिख के, लेटर लिख के रख लेते पॉकेट में, उस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वीटो पावर तो हो गया, ये पॉकेट पावर इनके पास है। ये पॉकेट पावर कभी भी चल सकता है, यानी कि इनके पास ये मतलब अवधि नहीं होता कि आप 5 दिन 10 दिन या 1 साल 2 साल के अपने पास रखे, इनका जब मन होगा वो बिल को अपने पास रखेंगे। ये कब हुआ था, ये एक बार हुआ था हमारे भारतीय संविधान के इतिहास में, सिर्फ एक बार हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1986, 1986, जब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, और उस टाइम के PM कौन थे, तो राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आती है, यहाँ पे दो बातें आती है, क्या कि पॉकेट पावर का उपयोग किसने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने, जो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो कौन थे, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो उस समय जब ये राष्ट्रपति थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। तो अब एक यहाँ पे ये सवाल आता है, तो ऐसा क्या था जो इन्होंने कानून बनने नहीं दिया, इन्हें वापस भी नहीं किया, तो वो था
एक डाकघर से रिलेटेड, किसके घर से रिलेटेड? डाकघर, यानी कि जो लेटर होता है, चिट्ठी आप लोग समझते हैं, चिट्ठी जो आप लोग समझते हैं, चिट्ठी जिसे डाकघर से पत्र आता, तो उस पत्र में कानून क्या बना था, बिल कानून में ये कहा था क्या कि कोई भी हमारे देश की जनता, कोई भी अगर अगर बिल पेश करता है, सॉरी, कोई भी हमारे देश की जनता अगर कोई भी किसी को लेटर लिखता है, किसी को भी चिट्ठी पहुंचता है, तो सरकार क्या करेगा, उस चिट्ठी को रीडिंग करेगा, उस चिट्ठी को देखिएगा खोल के इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं, इससे क्या हुआ। देखो एक तरह से सही भी था। क्यों सही था? इसलिए सही था कि जैसे मान लो कोई दंगा होगा, कोई भड़काऊ भाषण है, तो किसके थ्रू जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो 1986 में तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था नहीं, तो लेटर के थ्रू सारा काम होता था। ठीक, तो सरकार इस पर नियंत्रण चाहती थी, वो लेटर देखेंगे, लेटर में ऐसा क्या है, कहीं ऐसा कि नहीं कि दंगा भड़काने वाला काम हो रहा है, इसके लिए लेटर लिखा जाए। एक तरह सही भी था, लेकिन सही तो एक तरह से था, लेकिन एक तरह से गलत इसलिए था क्योंकि अब देखो, एक प्राइवेसी नाम का एक चीज होती है, प्राइवेसी नाम का एक चीज होती है। अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं तो हमको किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को रीडिंग करने का अधिकार नहीं है। हम क्या लिख रहे हैं, हम सिर्फ अगले वाले के लिए लिख रहे हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह को ये सही नहीं लगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया। तो सवाल सिर्फ यही से आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सवाल ये रहेगा कि भारतीय संविधान में वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया। ये पहली बार हुआ, तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। जब ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। ये हो गया। अब आते धन विधेयक पे। सबसे पहले आप विधेयक तो समझ गए, कानून। कानून कैसे बनता है? पहले लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति साइन कर दिए तो राष्ट्रपति क्या किया? SIG, राष्ट्रपति साइन कर दी तो कानून बन जाए। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में जाता ही नहीं, यानी कि वो लोकसभा में ही रह जाता है, और सबसे पहले लोकसभा में ही वो पारित होगा, यानी कि धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता है। इससे पहले हम क्या समझाते हैं कि अगर कोई बिल आया तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पारित हो सकता है, किसी भी सदन में पेश होगा। अगर यहाँ पेश हो गया राज्यसभा में तो फिर लोकसभा में आएगा, या पहले अगर लोकसभा में आ गया तो बहुमत हासिल करके राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित हो सकता है। इसका रीजन क्या है? धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जिसपे राष्ट्रपति पहले साइन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? पहले साइन करता है। राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना, राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना धन विधेयक पारित हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले साइन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति साइन किया तो आ किसके पास गया? लोकसभा के पास, कि राज्यसभा तो जाएगा। लोकसभा के पास आया तो लोकसभा इस पे बहुमत हासिल किया, और फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का अधिकार रहता है कि आप उसे रोक के रख सकते हैं। अगर 14 दिन के बाद भी राज्यसभा में ये बहुमत हासिल नहीं किया, तो इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस इससे क्या होता है कि वो कानून बन चुका है, क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रपति का साइन है और ये एक समय पारित हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ धन विधेयक में ही ऐसा होता है। एक तरह से स्पेशल विधेयक है, एक तरह से क्या ये स्पेशल विधेयक। तो सवाल ये आता है कि धन विधेयक कहाँ पारित होता है? तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होती है, राज्यसभा में पारित हो नहीं। ठीक है। और लोकसभा में सॉरी, और धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसपे राष्ट्रपति का सबसे पहले साइन होता है। राष्ट्रपति ही बोलता है कि भाई लो, हम साइन कर दिए, तुम जाओ धन विधेयक बनाओ। धन विधेयक में क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स में छूट देना है या नहीं, या किसका कर्जा कितना माफ करना है, किसको पेमेंट करना है, ऐसा होता है ना। किसान, जैसे किसान को पैसा देना या फिर पैसा से रिलेटेड जो बात हो, सबसे पहले राष्ट्रपति साइन करेंगे, उसके बाद ये लोग संपादित होंगे, फिर राज्यसभा में जाए तो भी ठीक, ना जाए तो भी ठीक। अगर चला गया तो 14 दिन तक रख सकता है, उसके बाद 15वां दिन ये ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा। और अगर ना भी जाता तो इसमें लोग संपादित हुआ, कानून बन जाएगा। तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले राष्ट्रपति का साइन होता है, और वो सिर्फ लोग संपादित होते हैं। इसको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब आते हैं संयुक्त अधिवेशन। ये क्या होता है? देखो, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में अनबैलेंस हो जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा झगड़ जाए, कोई किसी के बात पर सहमत ना हो, सब एक दूसरे से हट जाए, भागने लग जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, ये अधिवेशन बुलाएंगे, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग करवाएंगे, दोनों बैठाएंगे एक साथ। दोनों क्या कराएंगे?
दोनों को एक साथ बैठवाएंगे। लोकसभा का भी सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या सत्ता विपक्ष का हो, राज्यसभा के भी जितने सदस्य हो गए सब एक साथ बैठे। यहाँ पे दो कंडीशन है। देखो, बुलाता कौन है? ज्वाइंट अधिवेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखना यहाँ पे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाया? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसका करता है लोकसभा के सभापति। लोकसभा के सभापति। यहाँ पे ज्वाइंट अधिवेशन में दो तरह के सवाल, और ज्यादातर एग्जाम में सवाल इसी तरह से आते हैं कि संयुक्त अधिवेशन का, तो सवाल यहाँ पे क्या आता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के सभापति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? वो बुलाएगा राष्ट्रपति। अभी चलिए, अभी आप बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के सभापति कौन है? लोकसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? वर्तमान कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, आप लोग संयुक्त अधिवेशन समझे क्या होता है, और फिर से इसे हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग भूलो मत। सबसे पहले आर्टिकल 79 में क्या कहा गया कि भारत का अपना एक संविधान के अंतर्गत भारत का अपना एक सांसद होगा। सांसद में सदन कितने होंगे? दो, एक लोकसभा होंगे, एक राज्यसभा होंगे। दो सदन होंगे और भाग कितने होंगे? तीन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को, जो लोकसभा है इसका अनुच्छेद, इसका आर्टिकल कितना है? 81, और राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80। लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सीट होते हैं? 550, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितने होते हैं? 250। लोकसभा में वर्तमान में कितने सीट है? तो 545, और राज्यसभा में वर्तमान सीट कितने हैं? 245। लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितना होता है, यानी कि कितने कम से कम कितने एज के लोग और लोकसभा के सदस्य के लायक होते हैं? तो कम से कम 25 साल हो, और राज्यसभा के कितने होते हैं? जिसका कम से कम 30 साल हो। ठीक है, अब लोकसभा का कार्यकाल कितने होते हैं? 5 साल के, और राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल के होते हैं? 6 साल के। देखिए यहाँ पे अब कानून बना, तो आप समझ, धर्म विधेयक क्या होता है? धर्म विधेयक वो होता है जो सबसे पहले लोकसभा में पारित हुई। यही एक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ और सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा, और राष्ट्रपति जिसपे पहले से साइन किए जाते हैं। इसे राज्यसभा ये जाए तो भी ठीक, ना जाए तो भी ठीक, इसे राज्यसभा को इसका लेना नहीं, क्योंकि राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम रहता है। वो या तो इसे होल्ड कर सकते हैं या फिर इसे वो वापस कर सकते हैं, और 14 दिन तक कुछ नहीं कर पाए तो 15वें दिन ऑटोमेटिक इसके पास आ जाएगा और ये कानून बन जाएगा। इसका कोई इसमें रोल नहीं है। धन विधेयक में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, लेकिन और सब जितने भी साधारण विधेयक होते हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का रोल होता है। जब तक लोकसभा पारित हुआ कि बहुमत हासिल करके राज्यसभा में गया, अगर राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं किया तो बिल वहीं लटक जाएगा। तो बिल क्या करेगा? वहीं पे लटक जाएगा। अगर राज्यसभा में ही भी बहुमत हासिल करके राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? वीटो पावर का यूज करेंगे। अगर इनको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी तो वीटो पावर का यूज करेंगे। तो 3 तरह के वीटो पावर इनके पास होते हैं। एक वो जो क्या करेंगे, बिल को हमेशा रख लेंगे, कोई यूज नहीं होगा। दूसरा पैसा ये वापस कर देंगे, भाई बार चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ी है तो ठीक कर लो, बाकी हम साइन कर देंगे। या फिर भी ऐसा लगे कि ये किसी लायक ही नहीं है वीटो पावर, ये क्या करें? पॉकेट पावर का यूज करके अपने पॉकेट में रख लेंगे, इससे कोई मतलब। और किसी के पास ऐसा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी के सदस्य का वो हक नहीं है कि राष्ट्रपति पे दबाव डाल सके आप उस बिल पे साइन क्यों नहीं किए, क्योंकि संविधान ने ऑलरेडी इनको पावर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये तो ध्यान दें। अब आते हैं संयुक्त सदन। तो आप जैसे समझाएं कि जब लोकसभा और राज्यसभा में अनबैलेंस हो जाए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, किसी को समझ ना आए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? ये बुलावा करेंगे कि संयुक्त अधिवेशन बैठाया जाए। बुलावा कौन करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलावा कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के सभापति। वर्तमान में लोकसभा के सभापति कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020 में। इसमें क्या हुआ था कि जो लोकसभा में 2 सीट था एंग्लो इंडियन का, वो हटा दिया गया। यहाँ से भी 2 सवाल बनता है क्या? 104वां संविधान बना कब था? कब हुआ था? 2020 में। या फिर 2020 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 104 में। इसमें क्या हुआ था? एंग्लो इंडियन के। चलिए, जो पॉकेट वीटो यूज किए थे
हमारे भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किए थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये हुआ कब तक? 1986 क्या हुआ था? 1986 में। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजीव। आप लोग समझे सांसद क्या होता है? सांसद का आर्टिकल कितना है? 79। उसके बाद आ जाओ 80, उसके बाद आ जाओ 81। इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे सरल। सो लो, सौ से संसद, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा। इसका 79, इसका 80, इसका 81। ठीक है, 79, 80, 81। आप इस तरह से याद करो, आराम से आएगा। आप समझो इसे, समझ गए? कानून कैसे बनता है? ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा। तो सदन कितने होते? 2 राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन इसमें इसके भाग कितने होते हैं? जब तक राष्ट्रपति नहीं जुड़ेंगे तो हमारा संसद क्या है? अधूरा है। हमारा संसद क्या है? अधूरा। अगर ये आप समझ गए हो, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि एग्जाम में इससे कम से कम तो 2-4 सवाल तो आ ही जाएगा। चाहे आप रेलवे हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, डिफेंस हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो। यहाँ तक कि कभी कभी तो बैंकिंग में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें। इसे एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसे देखिए बढ़िया से, एक दो बार रिविजन कीजिए, क्या हो जाएगा। कोई बड़ा भारी चीज नहीं है। मिलते हैं कल क्लास में।